हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ सीए यानी कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अभी क्वेश्चंस का लेवल है जो पूछा जा रहा है, अभी लेखपाल के पेपर्स में देखा होगा कंप्यूटर साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बेसिक लेवल्स के नहीं रहते, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे भी पूछा जाता है। और पिछला भी जो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था उसमें भी आरओ और एआरओ में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्यूटर साइंस के, वो काफ़ी टफ रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सभी लेवल्स के क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ मैं कंप्यूटर साइंस का एमसीए, हार्डवेयर नेटवर्किंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पर मैं एक अच्छी तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पाइपलाइनिंग से संदर्भ में डेटा हैज़र्ड को कम करने के लिए किस तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर यानी सीपीयू के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेमोरी पे, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, पाइपलाइनिंग के संदर्भ में डेटा हैज़र्ड को कम करने के लिए किस तकनीकी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ, जो पाइपलाइनिंग का इस्तेमाल होता है वो कंप्यूटर साइंस में, यानी जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गा, फॉरवर्डिंग या बाय पासिंग, यानी इसका राइट आंसर तीसरा है। और इसमें आपको बता दें, डेटा हैज़र्ड तब होता है जब एक निर्देश को पिछले निर्देश के परिणाम की आवश्यकता होती है जो अभी तक रजिस्टर में नहीं लिखा गया है। रजिस्टर मीन्स सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर लगा होता है, 16 बिट लगा होता है, 8 बिट, उस रजिस्टर की बात की जा रही है। यानी फॉरवर्ड तकनीक एलयू के परिणाम को रजिस्टर में लिखे जाने का इंतजार किए बिना सीधे अगले निर्देश एलयू इनपुट पर भेजती है, जिसमें देरी कम होती है। तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्डिंग या बाईपासिंग। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर में सुपर स्केलर आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, क्लॉक की स्पीड को बढ़ाना, प्रति चक्र से अधिक निर्देश इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित करना यानी आईएलपी बढ़ाना, बिजली की खपत को कम करना, कैश मेमोरी जाकर आकार को दुगना करना। इसका राइट आंसर है खा, प्रति चक्र एक से अधिक निर्देश को निष्पादित करना यानी एलपी को बढ़ाना, यानी सुपर स्केलर आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न, निम्न कौन सा मेमोरी मैप्ड आयो यानी एक प्रमुख नुकसान इसका है। तो आपको मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर यह प्रोसेसर एड्रेस स्पेस को का एक हिस्सा घेर लेता है, यानी यह प्रोसेसर के एड्रेस स्पेस का एक हिस्सा घेर लेता है। तो इस तकनीकी का मुख्य मेमोरी के समान एड्रेस में स्पेस रखा जाता है, यानी मेमोरी के लिए उपलब्ध कुल एड्रेस कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक प्रोसेसर एड्रेस स्पेस का हिस्सा घेर लेता है, यानी का आंसर यहाँ पे होगा, यानी दूसरा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन के दौरान निर्देशों के मूल अनुक्रम प्रोग्राम ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कौन सा बफर या इकाई जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर वो है री ऑर्डर बफर यानी ROB। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, आपको ये याद रखने होंगे। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैच मेमोरी के संदर्भ में एसोसिएटिव मैपिंग की मुख्य सीमा क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें, इसके आपके सामने ऑप्शन है, यह बहुत धीमी होती है, इसके लिए महंगे हार्डवेयर यानी कैरेक्टर की आवश्यकता होती है, केवल डेटा को स्टोर कर सकती है, निर्देशों के नहीं, इसमें डेटा ओवरराइड होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे नहीं, कैश मैपिंग के संदर्भ में एसोसिएटिव मैपिंग की मुख्य सीमा, तो यहाँ पर इसके लिए महंगे हार्डवेयर यानी कंपैरेटर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपको बता दें, जो एसोसिएटिव मैपिंग यानी कैश के हर ब्लॉक के लिए समानांतर कैरेक्टर की आवश्यकता होती है,
जो कि टैग को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश कैश ब्लॉक का मतलब यानी अधिक कैम्परेटर, जिससे लागत और बिजली की खपत बढ़ जाती है। यानी इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर इसके लिए महंगे हार्डवेयर कैम्परेटर की आवश्यकता होती है। तो इसकी मुख्य सीमा ये है 5 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद प्रश्न है 6 नंबर, एक पेजिंग सिस्टम में TLB मिस यानी ट्रांसलेशन लुक साइड बफर मिस होने पर क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर सिस्टम क्रैश हो जाता है, हार्ड डिस्क में डेटा सीधे CPU में आता है, मेमोरी पेज टेबल को खोजने के लिए अतिरिक्त मेमोरी एक्सेस की आवश्यकता होती है, या डेटा को तुरंत कैश में कॉपी कर दिया जाता है। यानी कैश एक मेमोरी होती है जो CPU और रैम के बीच लगी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है तीसरा, मेमोरी में पेज टेबल खोजने के लिए अतिरिक्त मेमोरी एक्सेस की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ट्रांसलेशन लुक साइड बफर में यानी होता है TLB, यह एक तेज कैश मेमोरी जो वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस मैप को स्टोर करता है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के विषय में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 7। तो आपको बताते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। डायनेमिक डी रैम अधिक खर्चीली, इसमें रजिस्टर अधिक होते हैं। एस रैम को हर कुछ मिली सेकेंड में रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम की तुलना एस रैम में डेटा डेंसिटी बहुत कम होती है। एस रैम का उपयोग मुख्य मेमोरी के लिए किया जाता है, ना कि कैश के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी रैम की तुलना में एस रैम यानी स्टैटिक रैम में डेटा डेंसिटी बहुत कम होती है। यानी स्टैटिक रैम एक बिट स्टोर करने के लिए 6 रजिस्टर का उपयोग करता है, जबकि डायनेमिक रैम एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर का उपयोग करता है। इसलिए डी रैम यानी डेंसिटी अधिक होती है और स्टैटिक रैम में डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 नंबर का तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन है, मेमोरी पदानुक्रम यानी मेमोरी हायरार्की में डिस्क कैशिंग का मुख्य कार्य क्या है, यानी मुख्य कार्य क्या है, तो आपको ये बताना है। तो देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन आपको वीडियो देखना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वीडियोज़ आएंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी नॉलेजफुल होंगी। आप बेसिक लेवल से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, यानी सेकेंडरी स्टोरेज रैम के बीच गति के अंतर को कम करना। यानी हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज रैम की तुलना में क्या होती है, बहुत धीमी होती है, जबकि डिस्क कैश हाल ही में उपयोग किया गया डेटा यानी रैम में स्थायी रूप से रखती है, ताकि डिस्क पर बार बार जाने की आवश्यकता ना पड़े। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो आपके CPU और रैम के बीच लगी होती है। अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस CPU एक्सिक्यूट कर रहा है, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम होता है वो काफ़ी हाईवी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड का यूज़ कर रहे हैं या फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो सारा प्रोग्राम आपका हार्ड डिस्क पे स्टोर रहता है। लेकिन जब आप उसको एक्सेस करते हैं यानी कुछ मुख्य इंस्ट्रक्शंस यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ को रैम पे लाता है और वहाँ पे स्टोर रहता है, और CPU उसको क्या करता है, प्रोसेस करके क्विकली जो है आपके आउटपुट को दे देता, कि वो आप जो इंस्ट्रक्शंस है वो हार्ड डिस्क पे उसको वापस यानी हार्ड डिस्क में वो चीज़ को ना खोजना पड़े। इसी वजह से वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जिनको करंटली यूज कर रहा है CPU वो रैम पे स्टोर कर लेता है। इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा का, यानी पहला सेकेंडरी स्टोरेज और रैम के बीच के गति को अंतर कम करना।
ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी जो आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन आप इजीली क्लियर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।